तो इसके लिए मैंने अभी एक छोटे छोटे से ना 4 टास्क लिखे हैं। ठीक है, अपने 4 बंदों के लिए एक और टास्क मैं ऐड कर दूंगा, 5 बंदे के हो जाएंगे। तो जो टास्क है हमारा, मैंने सोचा था पहले कि टीम वाइज डिवाइड कर दूं। ठीक है, लेकिन अब मैं टीम वाइज नहीं डिवाइड करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये स्टैंड अलोन करे बंदा, आपस अपने आप। ठीक है। तो जैसे कि आज हम इनग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इनग्रेस बेसिकली होता क्या है, ये हमने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इनग्रेस कंट्रोलर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिंक भी डाल दिया है कि जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ से देख के आप सेटअप कर सकते हो, है ना। और उसके बाद जो टास्क है लेबल 2 करने का मतलब ये हुआ कि वो ना थोड़ा रियल टाइम प्रोडक्शन काइंड ऑफ सेटअप, इसलिए मैंने लेवल 2 रखा है इसका नाम। जो बेसिक सेटअप्स होती है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाती है, जो लेवल 2 सेटअप है उस जब हम वो सेटअप करते हैं तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि कुबरनेटिस डिप्लॉय कर दो डैशबोर्ड। ठीक है। तो एक तरीका है कि मैं डैशबोर्ड डिप्लॉय कर दूं, गूगल से डाउनलोड करूं kubectl अप्लाई, और वो डैशबोर्ड डॉट वाई मिलेगी, मैं उसको डिप्लॉय कर दूं। ठीक है। जब मैं डिप्लॉय कर दूंगा तो मैं कैसे उसको एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे एक पोर्ट फॉरवर्ड करके कमांड होती है, वो कमांड मैं चलाऊंगा। तो वो क्या करेगा, जिस मशीन पे मैंने पोर्ट फॉरवर्ड लिखा है उस मशीन पे उस आईपी के साथ में और पोर्ट के साथ में वो मैप हो जाएगा, और मैं उस मशीन की आईपी पे कुबरनेटिस का डैशबोर्ड खोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम सिचुएशन में क्या होता है, रियल टाइम सिचुएशन में आपको एक डोमेन जो है वो शेयर करना पड़ता है किसी टीम के साथ में, है ना। अगर मान लो आप डेवॉप्स हो, और आपके पास किसी डेवलपर ने बोला कि यार मुझे ना अपना जो भी डैशबोर्ड है कुबरनेटिस का, वो किसी यूआरएल के ऊपर देखना है। ठीक है, मुझे एप्लीकेशन आईपी के साथ नहीं देखना है ना। तो उस समय आपको मैप करना पड़ेगा एक डोमेन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है। और वो कैसे करोगे आप, वो होता है इनग्रेस कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है। तो पहले जब ये टास्क मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको बस उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है और उसको अचीव करना है, ताकि आप उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप गूगल कर पाओ। मैं आपको बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करने वाला जो कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको रेडी कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपको आगे का काम नहीं दे पाऊंगा, अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आप लोग। ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी जो टास्क 1 जो मैंने लिखा है फॉर टीम ए, वो ये है कि एक कुबरनेटिस डैशबोर्ड डालना है मशीन क्लस्टर के ऊपर, और उस डैशबोर्ड को इसके साथ मैप करना है, ये डोमेन के साथ में। ये डोमेन मेरे पास है techmart.com। ठीक है। आप मुझे बोलोगे जब भी तो मैं ये सब डोमेन बना दूंगा आपके लिए, dashboard.techmart.com। ठीक है। इसके सामने मुझे एक लोड बैलेंसर या फिर कुछ भी आप मुझे दोगे कि ये आईपी एड्रेस है जहां पर कि मेरा चल रहा है डोमेन, है ना। तो मैं उसको इसके साथ मैप कर दूंगा। तो लेकिन उससे पहले आप ये सारा सेटअप कर चुके होंगे, आप वहाँ पर कुबरनेटिस डैशबोर्ड डिप्लॉय कर चुके होंगे अपने क्लस्टर पे, और वो खुल रहा होगा, फिर आप मुझसे ये मांगोगे तो मैं इसको मैप कर दूंगा। ठीक है। फिर मैंने इसलिए यहाँ लिखा है यूज दिस डोमेन टू एक्सेस द डैशबोर्ड। इसी डोमेन के ऊपर खुलना चाहिए डैशबोर्ड, कोई और डोमेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने डोमेन पे खोल रहे हो तो दैट इज़ फाइन ऑल्सो, कि अगर आपने एक डोमेन खरीदा है और उस डोमेन को मैप कर लिया है अपने अकाउंट के साथ में तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है। दूसरा टास्क जो है वो टीम बी मैंने लिखा हुआ है। ये टास्क है एक एनएफएस को एज अ डिफ़ॉल्ट स्टोरेज बनाना। ठीक है। अगर हम AWS के ऊपर हैं तो हम उसको EFS भी यूज़ कर सकते हैं, ये NFS नहीं होगा AWS के केस में। AWS के केस अगर AWS यूज़र हैं हम लोग, तो हम लोगों को NFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग EFS भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम करता है। NFS और EFS बोथ आर द फाइल सिस्टम, and these file systems are sharing their files over the network, है ना। ओवर द नेटवर्क का मतलब, अगर मैं आप चारों के साथ में एक ही नेटवर्क पर हूँ, ठीक है, और मैं ये फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ NFS या EFS, तो जो फाइल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को ना, कि जो भी फोल्डर और फाइल हमें बनाना है हम चारों में से कोई भी वहाँ पर बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव द परमिशंस ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली टास्क जो है वो ये है कि NFS और EFS जो होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होगा।
अभी अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे मशीन में, सॉरी मेरे क्लस्टर में जो स्टोरेज क्लास है kubectl get sc, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज क्लास अभी डिफ़ॉल्ट है, वो जो अपने से ईबीएस को लेकर के बनाया हुआ है इसने, ईकेएस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन का ईकेएस सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ कुबरनेटिस क्लस्टर के लिए। तो इसने खुद से जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास बनाया है वो है जीपी2, ठीक है। ये भी एक तरह का मेथड है, उसको उसने डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास बना लिया है क्योंकि पीछे जो बैकएंड में है वो उसका ईबीएस जो वॉल्यूम होती है वो उसका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है, ठीक। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बदले यहाँ पे एनएफएस या ईएफएस ये एक स्टोरेज क्लास हो, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ ठीक है। तो ये टास्क है हमारा। और जब मेरे पास स्टोरेज क्लास बन जाएगी तो मैं लेबल 2 में मैंने बोला है कि रन ए जेनकिंस ऑन कुबरनेटिस एंड यूज डिफॉल्ट स्टोरेज एज एनएफएस ईएफएस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक जेनकिंस रन करनी है। और आप लोगों को सबको पता है कि जब जेनकिंस चलता है एप्लीकेशन, तो वो क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में अपना डाटा लिखता है, राइट। जो हम जॉब्स बना रहे हैं या लॉग्स जो छप रहा होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, है ना। तो कुछ भी है, कोई भी एप्लीकेशन, नॉट ओनली जेनकिंस, कोई भी एप्लीकेशन, तो वो क्या करता है अपना एक डाटा लिखता है ना कहीं मशीन के ऊपर में। वार लॉग के अंदर में लॉग्स लिखेगा, है ना, या ईटीसी के अंदर में कॉन्फ़िग लिखेगा, कहीं तो लिखेगा। तो वो जो फोल्डर फाइल जहाँ पर वो लिखेगा कुछ भी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस, वो फोल्डर और फाइल हमारे डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास से उठ के जानी चाहिए, ठीक है। डाटा शुड बी परसिस्टेंट आफ्टर डिलीटिंग द पॉड। मतलब अगर डाटा जो अगर हमने जेनकिंस का पॉड डिलीट कर दिया और दोबारा से क्रिएट किया, तो मेरे जितने भी जेनकिंस में जॉब्स वगैरह क्रिएट थे ना, वो सारी चीज़ें फिर से ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएं, वो डाटा कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैं एक इंडिविजुअल को टास्क दूंगा, तो जब मैं जिसको भी टास्क असाइन करूंगा ना, उस समय आप लोग जो भी डाउट होगा ना पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, ठीक है। तीसरा नंबर टास्क है डिप्लॉय लैम्प इन्वायरमेंट ऑन कुबरनेटीज, ठीक है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाएंगे डिप्लॉय लैम्प इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा हैक है, एक्सटर्नल स्टोरेज होना चाहिए, है ना। और जो लैम्प इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है, तो लैम्प इन्वायरमेंट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो डाटाबेस का आपस में कम्युनिकेशन होगा, लैम्प है दैट मीन्स कि एक माइस्क्ल होगा, है ना, एक लिनक्स होगा। लैम्प इन्वायरमेंट तो इसी को बोलते हैं ना, लिनक्स प्लस माइस्क्ल प्लस पीएचपी, है ना। तो लिनक्स का तो खैर कोई मतलब मसला नहीं है। माइस्क्ल और पीएचपी इन दोनों के कंटेनर रन होंगे, और एक यहाँ पर कंटेनर रन होगा एनजिनिक्स का, या फिर अपाची का कर सकते हो आप। इन दोनों में से किसी का भी एक कंटेनर रन कर सकते हो। तो बेसिकली इसके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको, कुबरनेटीज़ के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा लैम्प कैसे चलाते हैं, ठीक है। जब आप ये चलाना स्टार्ट करोगे तो उस समय आपको दो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर हैक होंगी। पहला तो स्टोरेज क्लास, और दूसरा होता है कॉन्फ़िग मैप। सीक्रेट मैनेजर नहीं होगा, फॉर ऑल सीक्रेट मुझे लगता है यहाँ पर भी गलत है। यूज कुबरनेटीज़ कॉन्फ़िग मैप। कॉन्फ़िग मैप में क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे कि कॉन्फ़िग मैप की फाइल क्या होती है और कॉन्फ़िग मैप में होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कॉन्फ़िग मैप यूज़ करना है। कॉन्फ़िग मैप में क्या होगा, इसमें डीबी के रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होंगे, है ना, कि डाटाबेस कौन सा है, उसका यूआरएल क्या है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है। और अगेन एप्लीकेशन शुड बी ओपन ऑन ए वैलिड डोमेन, दैट मीन्स इट शुड बी ओपन ऑन द लैब माइनस सी डॉट टेकमार्ट डॉट कॉम, ये उसका डोमेन होना चाहिए। जब आप लैंप खोलोगे तो ये इस पे खुलना चाहिए, वो पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड या जो भी होगा, है ना, वेलकम टू द लैंप एनवायरनमेंट, कुछ भी डालोगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, वो यहाँ खुलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा टास्क जो है ये है गिटलैब सेटअप करने का, ठीक है। तो एक गिटलैब हमें चलाना है डॉकर कंटेनर के ऊपर में। और बेसिकली वो जो कंटेनर होगा वो कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। उसका बैकएंड अगेन स्टोरेज जो है वो एनएफएस या ईएफएस होगा। अगर एनएफएस उस केस में होगा जबकि आप एडब्ल्यूएस नहीं यूज़ कर रहे हो तो एनएफएस यूज़ कर लेना।
अगर AWS यूज़र हो तो EFS यूज़ कर लेना आप, ठीक है। और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब जब गिटलैब चलने लगेगा आप किसी यूआरएल पे खोल पाओगे गिटलैब को, जैसे कि gitlab.techmart.com पे खोलोगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब हुआ कि उसमें यूज़र ऐड करोगे, है ना, जितने भी बंदे हैं हमारे उन सबका नाम, जैसे रोशन, अंकु, अभिनीत, अली, रोहित, ऐसे करके अलग अलग यूज़र ऐड करोगे, और उन यूज़र्स को अलग अलग परमिशंस दोगे कि रोशन क्या कर सकता है ना, अंकु क्या कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ना खुद से करना है आपको, इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये 4 टास्क अभी मैंने बनाए हैं, मैं एक और टास्क बना दूंगा अमित के लिए। तो अभी ये चारों में से आप चारों को अपने अपने टास्क को चूज करना है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टास्क चूज कर लेंगे कि कौन सा टास्क कौन करेगा, है ना, और उसका डेडलाइन क्या होगा, ठीक है। कोई डाउट है अभी तो क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दें। नहीं रोशन भाई। परफेक्ट है ना? पर ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। तो कुबरनेटिस में हमने लास्ट टाइम शायद स्टोरेज और वॉल्यूम्स के बारे में बात की थी, राइट? स्टोरेज क्या होता है और वॉल्यूम्स क्या होती है कुबरनेटिस में, किसी को याद है तो बताओ। Hey Roshan, Praveen here. So is it some other class going on हे or हाय like प्रवीण, what? हाउ आर यू? Yeah, good. Yeah, basically it's not like we guys are, what we guys are planning now, we are putting all the batch together. Why? Because you guys and the afternoon guys, okay, so all are on the same page, so that's why. तो अभी हम यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे थे कि हमने कितना कुछ किया है और हमने कहाँ पे हम थे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आई कैन रिवाइज द प्रीवियस सेशन वेयर वी वर लेफ्ट इट आउट last time, where we were discuss about the Kubernetes, right? The one class we have before the vacation, so if you want we can revise that. Praveen? Okay, no, like yeah. So other guys are joining. Other like Prakash or uh I Abhinav. got a message from Avinav and Jacob. They both are not able to join today, but yeah, we have Joginder here in your batch. Mhm. Hmm. So you guys want me to recall the previous things? No, I think in Kubernetes we don't had any class, right? In Kubernetes we had one class only, the first class where we were discussed about the Kubernetes architecture, and Yeah, architecture. and we Yes. had discussed about the basics like the namespaces, pods, and all. Mm-hmm. Hmm. So that's why if you guys are if you guys want, then I can revise here, or if you want I can go to your session time like in the morning, okay, then we will finish the Mm-hmm. Kubernetes things and we will come here and we will merge the batch. I Okay. guess that would be better for you guys, right? Yes. yes, Okay, perfect then. So if you want to continue here you can continue, otherwise you if you want you can drop it off. Okay, then I think we'll join them next week. Okay, you can join us in the next week in the morning batch. Okay. Yeah, Okay, thanks. Bye. but yeah, the discussions which we had here, like the task. Okay, so these things we are going to do it, on the regular basis. So after next class, I'm going to merge both of you guys. It's like the morning and the afternoon class. Okay. So I will take Okay. care those things which you guys missed out. All right. Then we will merge the batch. All right. Okay. okay, All right, thanks. bro. Bye. Bye bye. Yeah, hi, Roshan bhai. Good Very afternoon. good Hi, everyone. afternoon.
गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा लेट हो गया कोई मैं। बात नहीं। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया था, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, बट पहले हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो आज का सेशन है ना। हम्म, म्यूट कर लोगे जरा साली भाई आप? जी। थैंक यू सो मच। सो हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था वो टास्क के बारे में डिस्कस किया था कि हम ऐसा कुछ टास्क प्लान कर रहे हैं, है ना, और ये वीक डेज में हमें कंप्लीट करना है विद इन अ 1-2 डेज में, सो दैट आई कैन गिव यू गाइस अदर टास्क ऑल्सो, और थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे हम अपने आप को, तो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके और रेडी हो सकते हैं कुछ रियल टाइम काम के लिए। ठीक है, तो यही पर्पस था उस टास्क का, डिस्कशन का, ये टास्क का। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहे थे हम, कि हमने लास्ट क्लास में जो कुबरनिटीज में स्टोरेज और वॉल्यूम्स, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना, मतलब थोड़ा डिस्कस किया था, तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से इनपुट की, एनी आइडिया अबाउट द स्टोरेज और वॉल्यूम्स, कि क्या होता है कुबरनिटीज में वॉल्यूम्स ऑफ स्टोरेज। रोशनी जैसे कि आप या अली दिस राइट। तो जैसे आपने बताया था कि स्टोरेज काइंड ऑफ लाइक वी हैव अ persistent वॉल्यूम, और उसमें स्टोरेज में हम कुछ भी ले सकते हैं ना। इट कुड बी ईबीएस, इट कुड बी एफएस, इट कुड बी एनएफएस, है ना, किसी भी तरह का स्टोरेज हो सकता है। और उस स्टोरेज में फिर हम ना कुछ कुछ, जैसे सपोज हमने 100 GB का कोई एनएफएस लिया, और उसमें फिर मेरी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और जो कि दे आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, और सपोज देयर इज MySQL is also installed on that particular storage, and that MySQL is consuming some of the space, and that requires some of the space. तो वो जो स्पेस होगा, सपोज 100 GB में से 5 GB हमने MySQL को दे दिया, सो दैट वुड बी नोइंग एज अ वॉल्यूम, है ना। और जो एक ओवरऑल जो पूरा मेरे पास एक स्टोरेज होगा, जो मेरे पास एक बीन बैग काइंड ऑफ चीज होगी, जिसमें कि जो एक पूरा का पूरा एक स्टोरेज होगा 100 GB, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। एंड जो जो हम उसमें से डिवाइड करके कुछ कुछ लोगों को दे देंगे, दैट वुड बी वॉल्यूम। जो जितना क्लेम करेगा वॉल्यूम, उसको हम पीवीसी बोल देंगे, आई मीन परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। और इस तरह से था वो वॉल्यूम एंड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जो आपने बताया था। परफेक्ट। एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग हियर? बस ऐसे इतना ही याद है। बताया था आपने कि जैसे कंटेनर वगैरह जैसे कभी क्रैश हो जाता है तो क्यूबलेट से हम इसको स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो आपका लॉस हो जाएगा। या फिर पॉड है, अगर कभी भी डाई कर जाता है तो आपका जो डेटा है वो आप लूज कर देते हो। तो और दूसरा ये भी होता है कि अक्रॉस कंटेनर्स हम फाइल भी शेयर करते हैं, तो अगर हम इसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम अटैच कर देंगे तो वो हम प्रोडक्शन में एक्चुअली इट इज वेरी मच नीडेड, है ना। सो बेसिकली तो इसलिए यस करेक्ट। सो क्या होता है बेसिकली कि स्टोरेज जो है वो, अब टाइप्स ऑफ स्टोरेज तो आप लोग देख लेना ना, क्योंकि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ स्टोरेज जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होस्ट पाथ होता है मशीन का। ठीक है, तो होस्ट पाथ का मतलब क्या होता है कि मशीन के ऊपर में डायरेक्टली जाके फाइल कहीं पर लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक प्लेस है स्टोरेज। ठीक है, रूट के अंदर स्टोरेज नाम से एक डायरेक्टरी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ बना दिया mkdir टेस्ट, है ना। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ls-lhrt में टेस्ट नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोल्डर बना, ठीक है, अब पॉड क्या करता है कि इस तरह का एक फोल्डर बना लेता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके पास रूट का एक्सेस होता है, तो वो यहाँ पे बना लेता है। और जब से ही वो मर जाता है, जैसे ही पॉड मरता है, तो ये फोल्डर भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाटा स्टोर कर रहा है अपने टेम्पोरी के लिए, जब तक पॉड चल रहा है तब तक यहाँ डाटा स्टोर हो रहा है। और ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है? मेरे होस्ट मशीन पे स्टोर हो रहा है, राइट। ये टेस्ट डायरेक्टरी तो मेरे होस्ट मशीन पर ही है ना, जहाँ मैं बैठा हूँ वही तो है। तो इस तरह के स्टोरेज को होस्ट पाथ बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज होस्ट पाथ कहलाता है। उसके बाद एक और क्या था, एम्प्टी डायरेक्टरी, है ना। एम्प्टी डायरेक्टरी में क्या था? एम्प्टी डायरेक्टरी में वो टेम्पोरी एक फाइल बनाती है ना, अपने अंदर में ही।
वो बाहर नहीं बनाता है, फिर वो अपने अंदर ही कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर में ही एक फोल्डर फाइल बनाता है, ठीक है, एप्लीकेशन। और जैसे ही एप्लीकेशन मरता है वो खत्म हो जाती है फाइल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्प्टी डायरेक्टरी। स्टोरेज मेथड कौन सा हुआ? एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है। तीसरा स्टोरेज मेथड जो हमने सोचा था कि हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एनएफएस, है ना। तो एनएफएस स्टोरेज मेथड में हमने क्या सोचा था कि देखो स्टोरेज क्लास जो है ना, अलग अलग तरीके के क्लास हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक होस्ट पाथ स्टोरेज क्लास है, एम्प्टी डायरेक्टरी स्टोरेज क्लास है। उसी तरह एनएफएस भी एक स्टोरेज का क्लास है, मतलब ये तरीका है स्टोर करने का फाइल और फोल्डर्स को, इसलिए इसको स्टोरेज क्लास बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई सा भी एक एनएफएस सर्वर को लेते हैं, है ना, उसको अपने क्लस्टर के ऊपर माउंट कर देते हैं एनएफएस सर्वर को, और उसके बाद वहां से हम क्या करते हैं, जब स्टोरेज मेरे पास मिल गया तो हम वहां से वॉल्यूम्स को क्लेम करते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक हार्ड हार्ड डिस्क ली, उस हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम में अटैच कर दिया, और उस जब वो हार्ड डिस्क अटैच हो गई मेरे सिस्टम में, तब मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी ड्राइव्स बनाता जा रहा हूँ वो वॉल्यूम्स हो गया, है ना। जो भी मैं ड्राइव्स बना रहा हूँ उस स्टोरेज क्लास से, वो हो गया एक तरह का वॉल्यूम्स, ठीक है। कुबरनेटिस उसको बोलता है वॉल्यूम। और कौन सा वॉल्यूम बोलता है? उसको बोलता है परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट क्यों बोलता है? क्योंकि जब वहां पे डाटा रहेगा तो वो परसिस्टेंट रहेगा, वो डाटा डिलीट नहीं होगा। पॉड चले ना चले वो डाटा वहीं पर वहीं रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब कोई भी पॉड, एक मान लो माई चला रहे हैं तो माई का एक पॉड हो गया। अब माई का पॉड को अगर 5 GB वॉल्यूम्स चाहिए, 5 GB स्पेस चाहिए, कहाँ से चाहिए? जो भी स्टोरेज मेथड आपने लगाया है वहां से एक परसिस्टेंट वॉल्यूम आपने बनाई है, मान लो ई ड्राइव आपने बनाया है। अब ई ड्राइव के अंदर में माई चाहता है कि एक फोल्डर बना दूं माई नाम से, है ना। और उस फोल्डर को मैं 5 GB स्टोरेज पहले से दे दूं, क्योंकि मैं 5 GB डाटा लिख सकता हूँ उसमें आगे फ्यूचर में। तो उसको बोलते हैं पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ स्टोरेज एंड वॉल्यूम्स, है ना। कुछ और कोई ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हो। एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? नो, ठीक है। अब आते हैं सेक्रेट, कॉन्फिग मैप और इनग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेक्रेट के बारे में। सेक्रेट्स होता क्या है और क्यों जरूरत है सेक्रेट्स की? बेसिकली बोलता क्या है कुबरनेटिस, कुबरनेटिस क्या बोलता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर में, ये मान लो एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है कुबरनेटिस डैशबोर्ड, ठीक है। ये है कुबरनेटिस डैशबोर्ड, ठीक। तो कुबरनेटिस डैशबोर्ड जो है वो जब एप्लीकेशन पब्लिकली चलेगी, है ना, पब्लिकली चलेगी का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डैशबोर्ड का यूआरएल जो होगा वो ऐसा होगा, डैशबोर्ड डॉट समथिंग समथिंग, कहाँ गया, हाँ, उसका यूआरएल ऐसा होना चाहिए, डैशबोर्ड डॉट टेकमार्ट डॉट कॉम, ठीक है, ऐसा होना चाहिए उसका यूआरएल। जैसे ही वो इस यूआरएल में चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा, है ना। वेब अब ब्राउजर पे खुल रहा है तो जो भी चाहेगा वो उसको एक्सेस कर लेगा, राइट। लेकिन कुबरनेटिस डैशबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का आपका क्यूब डॉट कॉन्फ़िग फाइल होती है। मतलब कुबरनेटिस डैशबोर्ड से भी आप वो सारी चीजें देख सकते हो, जो भी आपका कितना पॉड्स चल रहा है। आप लोगों ने, किसी ने डैशबोर्ड डिप्लॉय किया है क्या कभी? मैंने किया था रोशन भाई, बट जैसे फिर कमांड होती है ना क्यूब हाँ सीटीएल हाँ प्रॉक्सी, जिससे हाँ हाँ लॉन्च हाँ होता हाँ। है वो वहां से लॉन्च तो हो जा रहा था, बट वो उसी सिस्टम पे एक्सेस हो रहा था, मैं उसको बाहर अपने नेटवर्क सिस्टम से एक्सेस नहीं कर पा हाँ रहा वो था। नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनग्रेस कंट्रोलर नहीं है, इसीलिए। वो हाँ वैसे तो किया अभी था है मैंने आपके उसको। पास क्या डिप्लॉयड, ताकि मैं और सबको दिखा पाऊँ कि ये ऐसा डैशबोर्ड होता है? नहीं रोशन भाई, वो मैंने ना ऑफिस के सिस्टम में किया था अच्छा एक अच्छा, लेके, तो वो है नहीं, वो पहले किया था ठीक है स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं।
तो अभी बेसिकली मेरे पास है नहीं चलता हुआ डैशबोर्ड, नहीं तो मैं दिखा देता आप लोगों को। आ, चलो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली कुबरनेटिस डैशबोर्ड जो है ना, वो क्या बोलता है कि तुम ना अपने जो भी पॉड्स तुम्हारे रनिंग है ना, क्लस्टर के वो सारे पॉड्स, जो भी सर्विसेज चल रहे हैं वो सारे, मतलब जितनी भी सर्विसेज और पॉड्स और डिप्लॉयमेंट्स जो भी चीज़ें हैं, वो आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। अगर एक डेवलपर जिसको कि नहीं पता है कुबरनेटिस का कोई भी कमांड, इफ़ ही डोंट नो हाउ टू अप्लाई चेंजेस, हाउ टू डिलीट थिंग्स, अगर उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ जीयूआई मैनेज करना आता है, उसको बस ये मैनेज करना आता है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखेगा, ठीक है, कि इतने पॉड्स चल रहे हैं, तो मैं मान लूंगा, मुझे नहीं आता है कि kubectl गेट पॉड्स कोई कमांड होती है ना, और फिर कौन से नेम स्पेस में होती है सब मुझे नहीं पता। तो वो ऐसे यूजर्स के लिए डैशबोर्ड बनाया गया, कुबरनेटिस ने एक डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं बोलना ये चाह रहा था कि जब जो डैशबोर्ड है आपका, जब आप डैशबोर्ड को पब्लिकली कर दोगे, ठीक है, तो कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है ना, क्योंकि वो पब्लिकली, और अगर ऐसा हो गया कि कोई भी आके उसको एक्सेस कर ले, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा क्लस्टर आपने पब्लिक छोड़ दिया है। तब तो फिर आपकी रनिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को भी कोई ना कोई आके, कभी जिसका मन करेगा वो आके पॉड डिलीट कर देगा, है ना, किसी का मन करेगा तो वो किसी सर्विस को डिलीट कर देगा, ऐसा कुछ भी तो कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कुबरनेटिस ने बोला एक टर्म, उसका नाम दिया सेक्रेट्स, ठीक है। कुबरनेटिस में होता है सेक्रेट्स। सेक्रेट्स क्या करता है काम, अगर आपके पास किसी भी तरह का यूजर आईडी पासवर्ड, है ना, यूजर आईडी और पासवर्ड है किसी भी तरह का, तो कुबरनेटिस उसको क्या करता है, उसको बोलता है टोकन। यूजर आईडी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मिला के वो एक 64 बिट इनक्रिप्ट करता है, इस पूरे को कॉम्बिनेशन को मिलाता है और 64 बिट इनक्रिप्शन उसमें अप्लाई करता है, और वहां से वो जनरेट करता है एक टोकन आईडी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुबरनेटिस का डैशबोर्ड सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर पाएगा जिसके पास ये 64 बिट टोकन आईडी होगा, ठीक है, चाहे वो पब्लिकली ही क्यों ना हो, यूआरएल ये पब्लिकली ही क्यों ना हो, लेकिन वो कैसे जनरेट होगा, वो कैसे एक्सेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टोकन आईडी के साथ में ही एक्सेसिबल होगा, ऐसे एक्सेसिबल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेक्रेट्स है वो कैसे मैनेज होती है, सेक्रेट्स मैनेज होती है सर्विस अकाउंट के थ्रू, सर्विस अकाउंट। कुबरनेटिस बोलता है कि ये मेरा क्लस्टर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो एडमिन है उसको पूरा ऑनरशिप है मेरे क्लस्टर के ऊपर में, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ और थोड़ा सा इमेजिन करना आप लोग कि कैसे है। ये जो एडमिन है, आप लोग को याद होगा जैसे ही हम लोग कुबरनेटिस का वो सेटअप बनाते थे, कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाते थे, तो ना एक एडमिन डॉट कॉन्फ फाइल जनरेट होती थी, एडमिन डॉट कॉन्फ फाइल, है ना, और ये लॉग्स में भी आता था कि ये एडमिन डॉट कॉन्फ जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इसका कंटेंट जो है वो होम के अंदर में डॉट क्यूब नाम से फोल्डर बनाओ, उसके अंदर में कॉन्फ नाम से एक फाइल बनाओ, और उसके अंदर में इसका कंटेंट को कॉपी कर दो। किसी को याद है ये बात? हाँ ना बोलो। हाँ जी भाई याद है, हाँ जी भाई ओके, याद है। तो अब ये जो होता था, तो अब जब आप इसको थोड़ा सा देखोगे ना कभी गौर से डॉट क्यूब को, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ डॉट क्यूब, डॉट क्यूब के अंदर में क्या थी, कॉन्फ़िग। हम्म, देखो, ये सर्टिफिकेट हो गया, ये सर्वर हो गया मेरे मास्टर का, ठीक है, उसका नाम हो गया, मतलब कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स इसके पास है, इस किसके अंदर, डॉट क्यूब के अंदर में जो कॉन्फ़िग फाइल है उसके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है कि क्लस्टर कौन सा है ना, ये कंटेक्स्ट कौन सा है
कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि कौन से क्लस्टर पे आप एक्सेसिबल हो और कौन से रीजन में वो क्लस्टर अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए वो कंटेक्स्ट बोला जाता है उसको। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथड, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या दिखाना चाह रहा था यहाँ पे आपको, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि एडमिन जो होता है, ठीक है, तो एडमिन के पास वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है कि वो कुबरनेटिस के क्लस्टर में किसी भी चीज को डिलीट और क्रिएट कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप एक टीम में हो, है ना, और उस टीम में क्यूए जो है वो भी चाहता है कुबरनेटिस का एक्सेस, जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनको भी कुबरनेटिस का एक्सेस चाहिए, है ना, और जो बिजनेस एनालिस्ट वाले बंदे हैं ना उनको भी कुबरनेटिस का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इस केस में डेफिनेटली आप कभी भी ये वाला नहीं दोगे उनको, डॉट कॉन्फ़िग ये नहीं दोगे। ये क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि, है ना, कि वो जो बंदों को पता नहीं है ज़्यादा अच्छे से क्लस्टर के बारे में, वो जाके कुछ भी छेड़खानी कर दे क्लस्टर में। डेफिनेटली रूट अकाउंट किसी को नहीं दिया जाता है ना। तो उस समय आप क्या करोगे? आपके पास ये सिचुएशन जब है और इन्होंने बोला है आपको क्रिएट करने के लिए कि भाई मेरा भी, मुझे भी चाहिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है क्लस्टर में। एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, यू हैव टू क्रिएट अ सर्विस अकाउंट, है ना, इनटू द क्लस्टर। You can create as much, as much as you want. आपको डेव नाम से एक सर्विस अकाउंट बना लेनी चाहिए, एक क्यूए नाम से बना लेनी चाहिए, और एक बीए नाम से सर्विस अकाउंट बनानी चाहिए। जब ये सर्विस अकाउंट आप बनाओगे, उसके बाद आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली चीजें, सिर्फ इमेजिन करना, क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इसको। पहला, एक बनाते हो आप रोल, है ना, और दूसरा बनाते हो रोल का बाइंडिंग, क्लस्टर रोल बाइंडिंग जो कि आप लिखते हो ना, वो रोल बाइंडिंग। और अगर आपने कहीं नहीं देखा होगा तो आप आगे बनाओगे अभी तो आपको दिख जाएगा, क्लस्टर रोल बाइंडिंग, ठीक है। तो ये दो चीजें आप बनाते हो किसके लिए? जो सर्विस अकाउंट है उसके लिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर थोड़ा सा मैं कंपेयर करूं पीछे जाके AWS के साथ में, तो आपको याद होगा कि AWS में हम एक यूजर बनाते थे, किसके पास जाके? IAM में जाके, है ना। फिर उस यूजर को जाके हम परमिशंस देते थे कि वो यूजर क्या कर सकता है। वो यूजर EC2 लॉन्च करेगा, या फिर वो यूजर कंप्लीट एडमिन है, वो यूजर क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हम बताते थे। और वहां पे कैसे बताते थे? बाय एडिंग द पॉलिसी स्टेटमेंट, राइट? रिमेंबर यू गाइस, वहाँ पॉलिसी लगाते थे हम लोग, है ना। उसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं कुबरनेटीज में, यहाँ पर भी हम एक सर्विस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और उस सर्विस अकाउंट में हम रोल्स और रोल बाइंडिंग, ये चीजें डिफाइन करते हैं। रोल में हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या रोल है उसका। वो एडमिन है, वो सिर्फ रीड राइट कर सकता है, क्या कर सकता है वो, ये चीजें हम रोल में लिखते हैं, ठीक है। और रोल बाइंडिंग में हम लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज वो यूज कर सकता है कुबरनेटीज की, ठीक है। तो वो चीज होती है रोल बाइंडिंग। अब जब कोई भी यूजर बनना, हमने एक यूजर बनाया मान लो डेव नाम से, ठीक है, ये डेव नाम से हमने यूजर बनाया। जैसे ही वो यूजर आप बनाओगे, सर्विस अकाउंट आप बनाओगे उस यूजर का, तो ऑटोमेटिकली इस यूजर का एक टोकन जनरेट हो जाएगा। किसके अंदर में? सेक्रेट्स के अंदर में, ठीक है। और ये होगी टोकन आईडी। तो जब भी वो यूजर को एक्सेस करना होगा कुबरनेटिस का क्लस्टर, उसको क्या चाहिए होगा? टोकन आईडी, ठीक है। तो इस, मेरा मेन पर्पस ये था बताने का कि सेक्रेट्स क्या होती है। सेक्रेट्स यही होती है, अगर आप चाहते हो कि आपका क्लस्टर किसी पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर यूजर, कोई पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर यूजर एक्सेस करे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक सर्विस अकाउंट बनानी पड़ेगी। उस सर्विस अकाउंट के अंदर में आपको रोल और रोल बाइंडिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। आप जब ये बना लोगे तो वहां पर सेक्रेट्स जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, है ना। और वो सेक्रेट्स जो जनरेट होगा वो किसी टोकन के रूप में जनरेट होगा, है ना। इट विल बी लाइक अ टोकन, ठीक है। देन यू कैन यूज द सेम टोकन एवरी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू ऑथेंटिकेट फॉर द यूजर। लाइक अगर आप चाहते हो कि डेव यूजर ऑथेंटिकेट करे ओवर द डैशबोर्ड, ठीक है, तो उस डेव यूजर को के पास में वो टोकन होना चाहिए विद द सेम रोल एंड cluster role policy, so that he can log into the dashboard and he can
सी एनीथिंग वट एवर यू हैव गिवन द परमिशन ना, अगर आप परमिशन दिए हो कि पॉड्स देख पाए या फिर क्लस्टर का डिटेल्स देख पाए तो ही कैन डू। ठीक है, एनी क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा उसके बारे में। कोई डाउट है इसमें अभी हमें सेक्रेट्स के बारे में? नहीं क्लियर लग रहा है, नहीं क्लियर लग रहा है। अब आते हैं कॉन्फ़िग मैप और इनग्रेस कंट्रोलर। ठीक है, तो कॉन्फ़िग मैप, किसी के पास कोई आइडिया है कॉन्फ़िग मैप क्या है बेसिकली? नहीं, परफेक्ट, नहीं रोशन है। ठीक है। तो ओके, नो आइडिया। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि नो आइडिया है, ताकि सही से इनपुट जा पाएगा। देखो, कॉन्फ़िग मैप में अगर थोड़ा सा मैं ना अभी कॉन्फ़िग मैप के बारे में बात ना करूं, कुबरनेटिस क्लस्टर के बारे में बात ना करूं, हम ना बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं कि बिल्कुल पहले क्या हुआ करता था, है ना। अभी भूल जाते हैं कोई कुबरनेटिस नाम का कोई चीज़ भी है। मान लो मुझे ना एक लैंप इन्वायरमेंट सेटअप करना है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो मुझे एक लैंप इन्वायरमेंट सेटअप करना है। ठीक है, तो जब लैंप इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो ऐसा सबको पता है कि एक ना हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल होती है ना। हो सकता है कि ये php डॉट कॉन्फ़िग हो, सॉरी कॉन्फ़िग डॉट php हो। ठीक है, क्योंकि मैं लैंप इन्वायरमेंट है ना, तो कॉन्फ़िग फाइल जो होगी उसमें हमेशा वही डिटेल्स होंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस लाइक यूआरएल ऑफ द डाटाबेस, है ना, यूज़र नेम ऑफ द डाटाबेस, पासवर्ड ऑफ द डाटाबेस, ऐसे करके। ठीक है, अब ये वाली जब पीएचपी फाइल चलेगी तो अब चूंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगी, डाटाबेस के पास जाएगी और डाटाबेस से कनेक्शन बना लेगी, है ना। ऐसे ही तो होता होगा, है कि नहीं? प्रोजेक्ट वन, एक सेकंड, मैं एक फाइल का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ फाइल। गिव मी 1 सेकंड। ये तो है, हाँ, index डॉट पी एच पी, config डॉट पी एच पी, यस, ये रहा। हाँ, मैं जो दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, मैं ये दिखाना चाह रहा था। जैसे देखो, ये config डॉट पी एच पी है ना। तो config डॉट पी एच पी में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डाटाबेस होगा, हम यहाँ पे वेरिएबल और वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई डाटाबेस ये होगा, डाटाबेस का नाम ये होना चाहिए, एडमिन ये होगा। ठीक है, जैसे ये कमांड चले तो ये कमांड डायरेक्ट जाके डाटाबेस के साथ कनेक्शन बना ले, है ना। तो ये होता है बेसिकली config डॉट php फाइल। ठीक है, अब जब हम कुबरनेटिस के में जाएंगे, ठीक है, तो कैसे होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, हम हमेशा डिस्कस ये करते हैं कि जो हमारी सी आई सी डी की साइकिल है ना, हम बोलते हैं कि यार हम ना बिल्ड तो एक ही बार बनाएंगे। ठीक है, जो जेनकिन में बिल्ड बनाएंगे वो एक बार बनाएंगे, लेकिन डिप्लॉय हम मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे करेंगे। डिप्लॉय हम डेव इन्वायरमेंट पे करेंगे, इफ एवरीथिंग इज फाइन, देन क्यूए इन्वायरमेंट पे करेंगे, अगर यहाँ भी सब कुछ सही चला फिर हम प्रॉड इन्वायरमेंट पे जाएंगे, है ना। ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर हमने बिल्ड एक ही बार बनाई, है ना,
जार फाइल जो है वो एक ही बार बना, ठीक है। तो एक ही जार फाइल, ऐसा कैसे हो सकता है कि डेव पे भी चल जाएगा, है ना, क्यूए पे भी चल जाएगा, प्रॉड पे भी चल जाएगा? सबका तो डाटाबेस अलग होगा ना यार, है कि नहीं? डेव वाला डाटाबेस थोड़ी ना प्रोडक्शन में यूज करेंगे, क्यूए वाला डाटाबेस तो प्रोडक्शन में नहीं यूज करेंगे। सबका डाटाबेस अलग अलग होगा, राइट। हर एक का डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, तभी तो अलग अलग इन्वायरमेंट है, सिर्फ कोड से थोड़ी ना होगा, है ना। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, डाटाबेस, ठीक है। ये जो डिटेल्स हैं डीबी वाली और कॉन्फ़िगरेशन वाली, जो कि सेपरेट करती है इन्वायरमेंट को, वो फाइल्स आप एज अ कॉन्फ़िग मैप डिप्लॉय करोगे कुबरनेटीज में। कॉन्फ़िग मैप, क्यों? क्योंकि सबकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अलग अलग है। जब मैं यहाँ पर अभी मान लो कि ये डेव इन्वायरमेंट का डाटाबेस का आईपी है, ठीक है। अब ये क्यूए पे जब जाएगा तो इसकी आईपी चेंज हो जाएगी, राइट। जब प्रोडक्शन पे जाएगा तो इसकी आईपी चेंज हो जाएगी, है ना। हो सकता है कि डाटाबेस का नाम भी चेंज हो जाए। डेव पे ये टेस्ट माइनस डेव हो रहा है, क्यूए पे टेस्ट माइनस क्यू हो जाएगा, और प्रोडक्शन में टेस्ट माइनस प्रॉड हो जाएगा। दैट मीन्स कि हर एक का कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफरेंट है ना। तो जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, कुबरनेटिस उसको बोलता है कि आप यहाँ पे रखो कॉन्फ़िग मैप। कॉन्फ़िग मैप में जब आप रखोगे, जब आप डिप्लॉय करोगे किसी भी एप्लीकेशन को, उस समय आप वहाँ पे बताना कि कॉन्फ़िग मैप इक्वल टू कौन सी कॉन्फ़िग मैप है। अगर आपकी डेव है तो आप लिखोगे डेव, अगर क्यूए है तो आप लिखोगे क्यूए। मतलब अपना अलग अलग नाम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बनाओगे, ठीक है। तभी जाके जब डिप्लॉयमेंट करोगे आप एप्लीकेशंस की, उस समय आपका एप्लीकेशन सेपरेट होगा फ्रॉम वन टू अदर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हियर? अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता पाओगे कॉन्फ़िग मैप क्या होती है बेसिकली? यस, नो? ये फाइल हमें पूरी लिखनी पड़ेगी रोशन, मतलब एंड टू एंड हर एनवायरनमेंट के लिए अलग इसमें ये जो डिटेल्स कॉन्फ़िग जाएंगे, मैप राइट? फाइल है ना, ये वाली जो फाइल मैंने दिखाई आपको, है ना, यही कंटेंट कॉन्फ़िग मैप के अंदर जाएगी, ठीक है। हम्म लेकिन ये कंटेंट जो है वो डेवलपर बना के देगा आपको हम्म क्योंकि आपको नहीं पता है कि डाटाबेस का नाम क्या है और यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये डेवलपर को पता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग मैप फाइल आपको डेवलपर बना के देगा, या फिर हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि भाई आईपी बताओ और यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, मैं बना देता हूँ डाटाबेस के लिए। इट्स नॉट अ बहुत बड़ा डील रोशन ना। भाई रोशन भाई एक हाँ हाँ। रोशन भाई जैसे डेटाबेस वगैरह जो भी इंफ्रा लेवल की जो चीजें हैं वो तो एज ए डेवऑप्स ही सेटअप करता है। जैसे कोई सर्वर हो या फिर हाँ, डेटाबेस हो, तो फिर डेवलपर हाउ कम परफेक्ट ही नोज दैट दिस परफेक्ट। इज द आईपी ये एड्रेस फॉर द आईपी डेटाबेस? एड्रेस आप दोगे, ठीक है। ये डिटेल्स आपकी होगी, लेकिन ये जो फाइल है ना, ये फाइल बना के आपको देगा डेवलपर। क्योंकि जब जावा एप्लीकेशन होगी तो उसके लिए डॉट जावा होगी, ठीक है। जब पीएचपी एप्लीकेशन होगी तो डॉट पीएचपी होगी। तो आपको नहीं पता है कि डॉट पीएचपी में सिंटेक्स क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिखने का, आपको नहीं पता, ठीक है। माई सिक्वल उसमें जावा में क्या होती है, दैट इज यू डोंट नो। व्हाट यू नो इज यू ओनली नो द आईपी एड्रेस ऑफ द डाटाबेस। क्योंकि उस समय अगर आप एडब्ल्यूएस यूजर होगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आरडीएस यूज कर रहे होगे, है ना। तो आपने यहाँ पर आरडीएस का आईपी डाल के दे दिया होगा उसको। आप बस यही डिटेल्स दे सकते हो जो डिटेल्स आपके पास में। यू कांट प्रोवाइड द डॉट पीएचपी फाइल। तो कॉन्फ़िग मैप में बेसिकली उस समय आपको पीएचपी फाइल को कॉल करना है। कॉन्फ़िग मैप में आपको बताना है कि मेरी फाइल यहाँ पड़ी है, ठीक है, उस फाइल को तुम यूज कर लो, दैट्स इट। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाऊं आपको, माइस्क्ल कॉन्फ़िग मैप, कुबरनेटिस माइस्क्ल कॉन्फ़िग मैप, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है पिट वाला। ये देखो ये कॉन्फ़िग मैप फाइल है,
है ना। यहाँ पर डॉट कॉन्फ है जिसमें कि आपने क्या किया है, बस बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये माइस्क्ल को चलाने के लिए, ये एप्लीकेशन चलाने के लिए नहीं है, ये माइस्क्ल को चलाएगा, ये कॉन्फ़िग मैप क्या करेगा, माइस्क्ल को चलाएगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, मतलब जस्ट ए सिंपल, अगर इसको बहुत ही वन लाइनर में देखा जाए तो कॉन्फ़िग मैप इज अ फाइल, दिस इज समथिंग लाइक द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास करनी है तो वो आप कुबरनेटिस में कहाँ पास करोगे, वो आपका कॉन्फ़िग मैप होना चाहिए, काइंड कॉन्फ़िग मैप होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मुझे कोई कंटेनर चलाना है कुबरनेटिस के अंदर तो मैं कैसे चलाऊंगा, तो मेरा जवाब होना चाहिए कि काइंड इक्वल टू डिप्लॉयमेंट। अभी यहाँ कॉन्फ़िग मैप है, अगर वो डिप्लॉयमेंट होगी तो कंटेनर चलेगा, राइट, तभी वो पॉड चलना मतलब स्टार्ट होगा, दिखेगा। राइट है, रॉन्ग है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, right. है ना। हाँ जी, हाँ जी, right. अगर मुझे कोई कंटेनर राइट चलाना है राइट तो ये काइंड क्या होना चाहिए, ये काइंड होना चाहिए डिप्लॉयमेंट, है ना। उसी तरह अगर कोई एप्लीकेशन का चलाना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी है, एप्लीकेशंस की कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी है, तो उसको पास करने का तरीका होता है कॉन्फ़िग मैप। वी हैव टू यूज द कॉन्फ़िग मैप टू पास एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको एक माइस्क्ल चलाना था एज अ कंटेनर में, तो इसने क्या किया, कॉन्फ़िग मैप लिखा माइस्क्ल के लिए, नाम तो कुछ भी डाल सकता था, डाटा के अंदर में इसने लिखा कि ये मेरा डाटा है, ठीक है। बाइंड एड्रेस किसी के साथ भी बाइंड हो जाए, ये जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है माइस्क्ल चलाने के लिए, है ना, वो इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो so दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉन्फ़िग मैप। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर किसी को? नहीं समझ में आया पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बताने में। क्लियर है, यस नो? भाई बोल दो यार। आरुष क्लियर है वैसे तो, आरुष क्लियर है वैसे तो, ये बट रोशन यही पूछ लेंगे क्लियर है अपन, है ना। एक बार पढ़ना पड़ेगा कुछ डाउट, हाँ एक बार पढ़ना पड़ेगा कुछ हाँ, डाउट पढ़ना वगैरह पूछ तो लेंगे आपसे। वैसे नहीं है ज़रूरत खास इसको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन इसके पास। ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ, मतलब कॉन्फ़िग मैप में ही पास कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमें इस एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी थी, ठीक है। तो उस समय भी हमने अलग अलग कॉन्फ़िग मैप को यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट कॉन्फ़िग मैप बनेंगे, है ना, db dev डॉट कॉन्फ़िग मैप और समथिंग ऐसे करके, डेव क्यूए, है ना। जैसे यहाँ पर इसने बनाया है माइस्क्ल माइनस कॉन्फ़िग मैप, तो उसी तरह हमारे पास डेव डॉट वाई एम एल, क्यूए डॉट वाई एम एल ऐसे करके हमें बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई डेव की आईपी एड्रेस ये है और ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो टास्क करोगे ना अभी, उस टास्क में आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मुझे एक कॉन्फ़िग मैप पास करना था ईएफएस के लिए, तो आप देखो यहाँ पे डाटा के अंदर में मैंने लिखा कि फाइल सिस्टम आईडी, मतलब जैसे इंस्टेंस आईडी होती है ना, EC2 की इंस्टेंस आईडी, उसी तरह आप ये समझ लो कि EC2 इंस्टेंस आईडी हो गई, उसका रीजन हो गया, नाम हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस है ना। तो जो भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस मुझे पास करनी है किसी एप्लीकेशंस के लिए, तो वो मैं कॉन्फ़िग मैप के थ्रू पास करूँगा, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कंट्रोलर। कोई आइडिया है किसी को इनग्रेस कंट्रोलर और इनग्रेस? मुझे लगता है कि बहुत, मतलब थोड़ा मोड़ा जानकारी तो हो गई आप लोगों के पास इनग्रेस और इनग्रेस कंट्रोल के बारे में। कोई बताना चाहोगे इनग्रेस के बारे में, क्या होती है इनग्रेस? नहीं रोशन भाई, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं। नहीं रोशन भाई, मेरे को तो बिल्कुल अली, आइडिया नहीं। अवनीत, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनग्रेस।
इसमें यही पढ़ा था कि लोड हाँ हाँ बैलेंसिंग जैसे हम यूज करते हैं कुबरनेटीज में, तो उसमें आप मल्टीपल मतलब नोड्स यूज करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली लोड बैलेंसिंग एक एक उस पे नोड पे तो होगी नहीं, तो वो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव पड़ता है मतलब सर्विसेज यूज करने के लिए, तो उसी का एक वर्क अराउंड है इनग्रेस। बहुत ज्यादा कुछ नहीं अली होगा भाई इससे आपको कुछ नहीं पता है। हेलो हाँ अली भाई हेलो। हाँ रोशन भाई, हाँ इनग्रेस आई मीन जैसे कोई भी एप्लीकेशन हमारे क्लस्टर में चल रही है तो उसको एज अ सर्विस एक्सपोज करने के लिए आई गेस इनग्रेस होता है, और कंट्रोलर तो लाइक which controls entire pods running in the Kubernetes cluster, इस तरह से यही बता, इतना ही अच्छा मेरे को पता है इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनाया है इसने इनग्रेस कंट्रोलर का। तो जैसे इनग्रेस आप लोगों ने जितना ने बताया ना तो सही बताया कि मतलब अगर सर्विस बाहर जा रही है ना, बाहर से एक्सेसिबल है, ठीक है, तो वो मेथड ही इनग्रेस हो गई, है ना। एक्सपोज करने का जो मेथड है उसको हम इनग्रेस बोल दिए, ठीक है। अब रहा सवाल कंट्रोलर का। कंट्रोलर कौन होता है और क्या करता है, कंट्रोलर का काम क्या है? तो कंट्रोलर को बोलते हैं ना कि एक तरह का वो लोड बैलेंसर है, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको कुबरनेटिस के लैंग्वेज में कंट्रोलर ही बोलो तो भी ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ना एक डोमेन मिला, है ना। आपने क्या किया, उस डोमेन को, मान लो डोमेन जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, डोमेन है आपका टेक एम ए आर टी .com, ठीक है, टेकमार्ट .com, ये एक डोमेन है, ठीक है। अब बाहर वाली जनता को तो नहीं पता है ना कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, डैशबोर्ड कहाँ चल रहा है कुबरनेटिस का, है ना, आपका बैक एंड एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, अदर चीज़ें कहाँ चल रही हैं, जेनकिंस कहाँ चल रही है, ये सब नहीं पता बाहर वाली जनता को, ठीक है। तो बाहर वाली जनता को क्या पता है, बाहर वाली जनता सोचती है कि अगर जेनकिंस डॉट टेकमार्ट .com लिखेंगे तो जेनकिंस खुलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड डॉट टेकमार्ट .com तो कुबरनेटिस का डैशबोर्ड खुलना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ प्रोमीथियस या फिर लिखता हूँ ग्राफाना, कुछ भी ऐसा लिखता हूँ तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन खुलनी चाहिए, है ना। तो ये कैसे खुलेगी, कौन खोल रहा है? तो ये बेसिकली सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर कोई जेनकिंस डॉट टेकमार्ट लिख रहा है ना, तो पर्टिकुलर जेनकिंस ही खुल रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन हो रही है ना। ऐसा कुछ हो रहा है जो कि रीडायरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशंस को, कि जैसे ही कोई यूज़र जेनकिंस डॉट टेकमार्ट लिखे, ठीक है, वो पर्टिकुलर जेनकिंस नाम की जो सर्विस चल रही होगी, है ना, उस सर्विस को पॉइंट कर दे ऑटोमेटिकली। और जैसे ही वो सर्विस पॉइंट हो जाएगी तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशंस खुलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सर्विस पॉइंट होगी, ठीक है, अब ये सर्विस कैसे, कहाँ चल रही होगी, ये सर्विस हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में चल रही होगी, परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि अभी अवनीत ने ऐड किया था यहाँ पर कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप ना हर एक एप्लीकेशन, हर एक सर्विस के लिए आप लोड बैलेंसर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे चलते हैं पहले, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। एक स्टेप पीछे में हम देखते हैं कि इनग्रेस जो होता है ना, इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब ही हो गया है कि सर्विस को एक्सपोज करने का तरीका, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके का होता है,
नोड पोर्ट, है ना, फिर हो गया क्लस्टर आईपी, और हो गया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर किस केस में? अगर आप क्लाउड यूजर हो, ये याद रखना, अगर आप क्लाउड यूजर हो तभी आपके पास ये फैसिलिटी है। अगर आप क्लाउड यूजर नहीं हो, आप अगर ऑन प्रेमिसेस यूजर हो, ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग, ऑल द डाटा सेंटर, ऑल द सर्वर्स आर ऑन द फिजिकल, ऑल द VMs आर ऑन द फिजिकल सर्वर्स, और वो सर्वर्स आपके जहाँ पर आप बैठते हो जिस ऑफिस में, उसी के किसी बगल वाले कमरे में सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। उसको बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स। ठीक है, क्योंकि आपके ऑन प्रेमिसेस में ही है वो। प्रेमिसेस का मतलब आपकी जगह। ठीक है, जहाँ आप बैठे हो वहीं पर सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं, इसीलिए उसको ऑन प्रेमिसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उस तरह की सिचुएशन है, आपने कुबरनेटिस क्लस्टर तैयार किया अपने ऑन प्रेमिसेस में, तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं एक्सपोज करने का, नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी। ठीक है, यही दो ऑप्शंस हैं, है ना। और यही दोनों ऑप्शंस को हम बोल देते हैं क्या? इनग्रेस के टू ऑप्शंस हैं मेरे पास। अगर मैं क्लाउड यूजर हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन मुझे मिलता है, वो होता है लोड बैलेंसर ऑप्शन। ठीक है, लोड बैलेंसर ऑप्शन में क्या होता है कि कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन जो है ना, कोई भी, चाहे किसी भी क्लाउड का नाम ले लोगे आप, कोई भी क्लाउड होती है जहां पर कि आपने एप्लीकेशन को एक्सपोज करने का टाइप जो है वो लोड बैलेंसर जब आप चूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद एक क्लाउड लोड बैलेंसर लॉन्च कर देता है अपने आप। ठीक है, वो अपने आप एक इनग्रेस लॉन्च कर देता है लोड बैलेंसर खुद से ही, है ना। जब वो लॉन्च कर देता है तो जैसा अभी अवनीत ने ऐड किया था कि यार जब हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर मेरे पास 15 माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं तो 15 माइक्रो सर्विसेज के लिए मैं सबको लोड बैलेंसर पे डाल दूं, तो मेरे पास तो 15 डिफरेंट लोड बैलेंसर्स हो जाएंगे, है ना। और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा मुझे तो ये। उस केस में हम क्या करेंगे? तब हम बोलते हैं कि यार एक काम करो, एप्लीकेशन जो है ना वो ना तुम इसमें चलाओ, नोड पोर्ट में। ठीक है, नोड पोर्ट में, नोड पोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? नोड पोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे क्लस्टर में, ये मेरा कुबरनेटिस का क्लस्टर है और इसमें दो वर्कर चल रहे हैं, सिर्फ दो वर्कर, मतलब दो EC2 मशीन चल रहे हैं। मैं EC2 मशीन यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को वर्कर समझने में आसानी हो। दो EC2 मशीन चल रहे हैं और मेरा जो पॉड, मैंने जो सर्विस एक्सपोज की है वो है नोड पोर्ट, है ना, नोड पोर्ट। तो नोड पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये यहाँ चल रहा है ना, ये यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड द क्लस्टर, आप अगर मास्टर की IP से इसको खोलोगे एक्सपोर्ट करने के बाद, तो मास्टर की जो क्लस्टर का मास्टर की IP है और जो पोर्ट है उसके ऊपर में आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को खोल सकते हो। ठीक है, तो यही फायदा है नोड पोर्ट वाले में एक्सपोज करने का। अब नोड पोर्ट में एक्सपोज हो गया, मास्टर से खुल रहा है, ठीक है, सब कुछ बेहतर है। तो यार मैं ये थोड़ी ना खोलूंगा कि मैं जेनकिंस अगर मुझे खोलना है तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगा कि IP शेयर करूंगा, है ना, और उसको बोलूंगा कि यार तुम एक काम करो, इस पोर्ट के ऊपर खोल देना। ठीक है, एक बंदे के साथ तो मैंने कर दिया, चलो मेरे अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैंने कर दिया। लेकिन अगर मेरी बहुत बड़ी टीम है, हाँ, मेरे पास मैनेजमेंट के बंदे भी हैं, उनको भी चाहिए, कोई डायरेक्टर भी है उसको भी चाहिए, तो आई कांट शेयर ना कि जस्ट IP शेयर कर दी और पोर्ट शेयर कर दिया कि सर आप इसमें खोल लो, है ना। कोई हमेशा याद थोड़ी ना होता है, भूल जाएगा बंदा, फिर क्या होगा। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड, वी वांट टू मैप दिस IP एड्रेस एंड द पोर्ट विथ ए स्पेसिफिक डोमेन नेम। एक पर्टिकुलर डोमेन के साथ में इसको मैप करना चाहता हूं मैं, ऐसा चाहता हूं मैं। ठीक है, कि ये IP और ये पोर्ट मैप हो जाए तब उस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा? मुझे एक इनग्रेस कंट्रोलर चाहिए होगा। काइंड इक्वल टू क्या होगा? इनग्रेस कंट्रोलर। इनग्रेस कंट्रोलर, ठीक है,
ये इनग्रेस कंट्रोलर क्या करेगा, ये इनग्रेस कंट्रोलर मैप करेगा कि अगर कोई जेनकिंस हाइफन techmart.com को खोलेगा तो वो किस पे जाएगा, वो एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर जाएगा और वो उस पेज को खोल देगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, इस चीज को फाइंड आउट करेगा और खोल देगा। तो ये काम कौन करेगा, ये काम मेरे लिए करेगा इनग्रेस कंट्रोलर। कोई डाउट है इसमें, इनग्रेस कंट्रोलर में? इनग्रेस कंट्रोलर का काम क्या है? हाँ 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 एक बार हाँ रिपीट कर देते रोशनी, EC2 वाले से, हाँ, जैसे 2 ठीक है लॉन्च। ठीक है। थोड़ा सा। नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी के बारे में डिफरेंस पता है ना? चलो मैं थोड़ा सा और एक बार बैक जाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जो सर्विस एक्सपोज करने का मेथड है, हम सबको पता है 3 है ना? एक है नोड पोर्ट, एक है क्लस्टर आईपी और एक है लोड बैलेंसर, है ना? ये सारे मेथड क्या कहलाते हैं, इनग्रेस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसके बारे में पता है क्लस्टर आईपी क्या होती है, मेथड, ये मेथड क्या करता है? इस मेथड में अगर हमने किसी सर्विस को एक्सपोज किया तो वो कहाँ से एक्सेसिबल होगा? एनी आइडिया? यस, नो? नो। ओके, गुड। नो। तो बेसिकली हमारे पास सर्विस को, किसी भी सर्विस को एक्सपोज करने के 3 ही मेथड है ना? और यही तीनों मेथड को इनग्रेस बोला जाता है। ठीक है, किसी भी सर्विस को एक्सपोज करने का मतलब, क्यों एक्सपोज करना है? ताकि हम सर्विस को ब्राउजर से एक्सेस कर पाए, है ना? ये लास्ट टाइम भी अली भाई ने बताया था कि अगर हमें सर्विस को बाहर से एक्सेस करना है, मतलब ब्राउजर पे देखना है, अगर आपने जेनकिंस तो चला दिया, लेकिन जेनकिंस ब्राउजर पे भी तो दिखना चाहिए ना कि जॉब्स चल रही है नहीं चल रही है ना? अगर वैसा कुछ चाहिए आपको तो आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सपोज करना पड़ेगा। जैसा कि हम, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम लोग डॉकर वाले जब क्लास कर रहे थे तो भी हम वहाँ पर डॉकर कंटेनर को एक्सपोज करते थे, राइट? सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक्सपोज करते हैं। तो एक्सपोज करने के 3 तरीके हैं, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी और लोड बैलेंसर। नोड पोर्ट में क्या होता है, अगर हमने ये मेथड चूज किया नोड पोर्ट, है ना? तो नोड पोर्ट मेथड बोलता है कि यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन आउटसाइड द कुबरनेटिस क्लस्टर। मीन्स if it is a Kubernetes cluster and here we have 3 different ports which are running here। ठीक है, अगर आपने ये मेथड चूज किया है नोड पोर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉड्स किसी भी वर्कर पे रन हो रहे होंगे, मान लो कि ये वर्कर 1 है ना, और ये वर्कर 2 है, एक बार में किसी एक ही वर्कर पे तो चल रहा होगा ये, है ना? तो जिस भी वर्कर पे ये चल रहा होगा, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि मास्टर की जो आईपी है, मास्टर मशीन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कर, मास्टर मशीन की आईपी और पोर्ट के साथ में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मेथड है नोड पोर्ट, नोड पोर्ट में क्या होता है, मास्टर का जो आईपी है, मतलब अगर हम मास्टर की आईपी पे और पोर्ट पे ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड द क्लस्टर कर रहे हैं एक्सेस, है ना? अब क्लस्टर आईपी क्या बोलता है कि यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन इनसाइड द क्लस्टर। मतलब अगर ये क्लस्टर है, ये वाला एक कुबरनेटिस का क्लस्टर है, ठीक है, और ये क्लस्टर है, तो यहाँ पर ये पॉड्स रन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हर एक पॉड का ना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक पॉड का। मान लो इस पॉड का आईपी एड्रेस है 172, ठीक है, .1.1.0, ठीक है। आपने क्या किया, इस पॉड के अंदर में गए, आपको पता है कि kubectl execute exec-it, है ना, पॉड का नाम और sh, ये लिखने से आप पॉड के अंदर चले जाओगे, राइट? जब आप ये चले गए
तब यहाँ पर जा करके पॉड के अंदर जा करके आपने कमांड चलाई कर्ल, उसके बाद लिखा आपने लोकल होस्ट 8080। जब आपने ये कमांड चलाई तो यहाँ पर आप जेनकिंस एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स इनसाइड द क्लस्टर। अभी आप कुबरनेटिस के बाहर नहीं हो, आप कुबरनेटिस के अंदर घुस गए हो SSH करके उसके पॉड में, और वहां पे जाके आप जेनकिंस को खोल रहे हो यूजिंग कर्ल कमांड। दैट मीन्स यू आर इनसाइड द क्लस्टर। तो क्लस्टर आईपी यही बोलता है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को इनसाइड द क्लस्टर एक्सेस करना है, ठीक है, मतलब ये क्लस्टर, ये पॉड इस पॉड को एक्सेस कर ले, ठीक है, ये पॉड इस पॉड को कर ले, आपको ब्राउजर पे नहीं खोलना है, देन यू कैन चूज द क्लस्टर आईपी, ठीक है, इनग्रेस मेथड। अगर आपको ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करना है, ठीक है, तब आपको पास दो मेथड हैं, एक तो नोड पोर्ट है और एक लोड बैलेंसर है। लेकिन लोड बैलेंसर मेथड कब काम आएगा? जबकि आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। अगर आप ऑन प्रेमिसेस में हो तो अब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? नोड पोर्ट मेथड यूज करोगे। बस यही है। कोई डाउट? अवनीत नहीं रोशन, क्लियर है ना? नोड पोर्ट हम नहीं कब रोशन, यूज करेंगे? ऑन प्रीमिस ऑन प्रेमिसेस में भी और ऑन प्रीमिसेस में क्लाउड में भी करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि नोड पोर्ट किस सिचुएशन में यूज करेंगे? जब आपको एक्सपोज करना हो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, जब आपको परफेक्ट, एक्सपोज करना हो परफेक्ट। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन को, हाँ, मतलब अगर आउटसाइड आपको क्लस्टर एप्लीकेशन आपको यूज आउटसाइड करना क्लस्टर हो। यूज करना हो तभी, है ना? अली भाई कुछ बोल रहे थे क्या आप? राइट राइट। अली भाई नहीं रोशन भाई कुछ नहीं, क्लियर है। नहीं रोशन भाई कुछ नहीं, क्लियर है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट है तब तो। ठीक है, अब मुझे ना थोड़ा सा वॉलेंटियर चाहिए, है ना? तो मुझे बताओ कि कौन कौन सा काम करना पसंद करोगे इन चारों में से? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना टास्क, या फिर इसमें कोई डाउट है कि मतलब टास्क नहीं समझ में आ रहा है, क्या करवाना चाह रहे हो, ऐसा वैसा कुछ? थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है ना? नहीं क्लियर। रोशन भाई एक चीज है बट रोशन भाई एक चीज है बट आपके एक दो सर्विस और हैं जो आपने बोला था हाँ मेरे को बता देना, वो डिस्कशन करेंगे हम जो फर्स्ट क्लास में रह गया था। हाँ हाँ। एक आपका था आरबैक डेमन सेंटर और एसवीसी और एक आप था डेमन सेंटर और एसवीसी फाइल और अच्छा, डिप्लॉयमेंट तो डॉट पाईमेल। आरबैक के बारे में तो मैंने शायद अभी डिस्कस कर लिया कि क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बैंडिंग जो होती है वही आरबैक होता है। यहाँ पर एक फाइल भी है, मैं इसको थोड़ा खोल के दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। कोई भी फाइल में जो क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल के बारे में जो बैंडिंग होती है ना, रोल बैंडिंग, देखो जरा सा ना, कोई भी फाइल मिले ना तो उस फाइल को ना ऐसे करके समझने की कोशिश करना शुरुआत से। जैसे क्लस्टर रोल के बारे में मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा जब मैंने वो बोला ना कि सेक्रेट के लिए सर्विस अकाउंट बनानी पड़ेगी या फिर वहां से करना पड़ेगा, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वहां पर हमने बोला था हाँ कि जी क्लस्टर हाँ रोल जी होती है, मतलब क्लस्टर रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके कंपेयर करोगे AWS से, मैं बस इसलिए कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ ताकि ना आपके दिमाग में घुस जाए कि हाँ एग्जैक्टली क्या होती है उसका काम, ठीक है। तो IAM में हमने देखा था कि अगर यूजर रोशन ऐड हो रहा है ना, तो रोशन यूजर का क्या रोल होना चाहिए, क्या क्या चीजें कर सकता है रोशन, है ना? सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि अगर हमने एक रोल बनाया, इस रोल का नाम दिया हमने EFS प्रोविजनर रनर, बस ये नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हमने बोला कि यार जो ये जो है ना रिसोर्स परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, इस नाम से एक रिसोर्स होगा, तो उस रिसोर्स के ऊपर में क्या क्या कर सकता है? गेट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, देख सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है और कुछ डिलीट कर सकता है, मतलब इस रोल के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है। सिमिलरली ये एक रोल ये एक रिसोर्स होगा क्लस्टर के ऊपर में, और उसमें ये सारे रिसोर्सेस मतलब ये सारे ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। तो रोल जो होता है ना कोई भी क्लस्टर का, उसमें बस आप यही डिफाइन करते हो कि रिसोर्स कौन सा होगा और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना सारा होना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ एक ही रिसोर्स की, तो आप सिर्फ एक ही रिसोर्स भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक आता है रोल बाइंडिंग।
रोल बाइंडिंग मतलब अब देखो 3 चीजें ना एक साथ डाली हुई हैं। कौन कौन सी? रोल, सर्विस अकाउंट और बाइंडिंग। ठीक है, सर्विस अकाउंट रोल के बाद आपको सीधा चले जाना चाहिए सर्विस अकाउंट के पास, है ना। तो सर्विस अकाउंट, अच्छा बेसिकली यहाँ बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं हम? काइंड रोल बाइंडिंग, रोल बाइंडिंग। हम सर्विस अकाउंट यहाँ नहीं बना रहे हैं, शायद किसी बाहर फाइल में बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जिस भी अकाउंट में जिस भी फाइल में बना रहे हैं, तो आप अगर यहाँ देखोगे ना रोल बाइंडिंग में, तो रोल बाइंडिंग में क्या किया है कि एक सर्विस अकाउंट मतलब यूजर, आई एम यूजर, है ना, एक रोशन यूजर हो गया। उस यूजर को क्या क्या परमिशंस होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया परमिशंस क्या क्या होगी, तो डायरेक्टली ये दे दिया। यहाँ आप ये समझ लो कि हम ये पॉलिसी डॉट वाई एम एल जो लिखते थे ना, पॉलिसी डॉट जेसन, ये एक पॉलिसी वाली फाइल है ना, एक पॉलिसी पॉलिसी है ये, ठीक है, एक सेपरेट हाँ जी। सेपरेट पॉलिसी है ना ये। और सेपरेट पॉलिसीज को एक साथ ऐड करने से क्या होता था, रोल बनता था, है ना। और वो रोल को हम अटैच कर देते थे किसी हाँ यूजर जी। के साथ या किसी सर्विस के साथ। उसी तरह यहाँ पर हम इस सर्विस अकाउंट के साथ में इस रोल को ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। यही होता है आरबैक में, और कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत सिंपल है। इसको मैं पेंट में शायद समझाऊँ तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। अगर अभी अब हमने बताया था वो डेव वाला एग्जांपल सबसे शुरुआत में, है ना, कि डेव टीम भी चाहती है कि डैशबोर्ड के साथ सब कुछ एक्सेस हाँ जी। करें, क्यूए भी टीम चाहती है कि क्लस्टर को एक्सेस करें, और बिजनेस एनालिस्ट टीम भी चाहती है कि क्लस्टर को एक्सेस करें, कुबरनेटिस के क्लस्टर को। ठीक है, वो भी चाहती है कि कुछ डिप्लॉय करें कुछ डिलीट करें, है ना। अब आप ये डिसाइड करोगे ना कि डेव के पास क्या परमिशन होनी चाहिए, क्यूए के पास। क्यूए को डिप्लॉयमेंट तो करनी नहीं है, क्यों करनी है डिप्लॉयमेंट? उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको चेक करना है कि कोई डिप्लॉयमेंट चल रही है नहीं चल रही है। अगर डेव टीम ने बोल दिया कि भाई मैंने डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है, तो क्यूए टीम की आदत होती है वो बिलीव नहीं करते हैं डेव के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है कि चल रहा है तो कब चल रहा है, कौन सा कोड डाला था, ये सारी चीज़ें होती हैं क्यूए के पास, प्रॉब्लम्स, है ना। तो क्यूए के पास उतना ही ऑथेंटिकेशन दो ना कि वो उतना ही चेक कर पाए, ठीक है। तो जितना आप ऑथेंटिकेट करोगे, जितना आप उसको परमिशंस दोगे, है ना, वो चीज़ें कहाँ पर होंगी? पहले तो क्यूए के लिए आप क्या बनाओगे? एक सर्विस अकाउंट। उस सर्विस अकाउंट का नाम क्या होगा? क्यूए, ठीक है। फिर इधर साइड में कहीं पर आप एक बनाओगे रोल। उस रोल में आप परमिशंस दोगे कि क्या क्या कर पाए, गेट कर पाए, है ना, लिस्ट कर पाए, क्रिएट डिलीट जो भी है वो कर पाए, ठीक है। अब इस सर्विस अकाउंट को इस पर्टिकुलर रोल के साथ में जब आप अटैच कर दोगे, तो वो मेथड, अटैच करने का मेथड क्या कहलाता है? रोल बाइंडिंग, ठीक है। तो जो आरबैक जो वाईएमएल फाइल है, RBAC, rbac.yml, ठीक है, उसमें बेसिकली यूजर्स यही करता है, उसमें एक ही साथ में लिख देता है। आप चीज़ों को अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो हर एक चीज़ को ना के लिए एक अलग से फाइल बना दोगे आप। रोल बाइंडिंग नाम से अलग फाइल होगी, है ना, क्लस्टर रूल नाम से अलग होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली लोग ऐसा करते नहीं है, एक आरबैक नाम से फाइल बनाते हैं, उसी में चीज़ें डाल देते हैं। वो थोड़ा सा इजी होता है किसी को इस काम को करने के लिए। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था डेमन सेट और डिप्लॉयमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो ये ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, लोग पूछते भी हैं। अगर आप बोलोगे ना कि मैंने कुबरनेटिस पे काम किया है, तो लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमन सेट एंड डिप्लॉयमेंट। तो किसी को आइडिया है क्या डेमन सेट और डिप्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस? रोशन भाई मैं थोड़ा सा ट्राई करूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। रोशन भाई मैं थोड़ा सा ट्राई करूं क्या? जैसे कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि डेमन सेट बेसिकली जैसे कि कोई लॉगिंग, सपोज कोई मेरी एक एप्लीकेशन है, तो उसके साथ एक लॉगिंग भी एसोसिएटेड है, जो कि लॉगिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस में, कहीं ना कहीं स्टोरेज में वो स्टोर होगी, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट तो बेसिकली क्या है कि सिंपली हम जब भी डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है कि सपोज आई वांट 4 nginx और अपाचे सर्वर ऑन 4 नोड्स, तो वो क्या करेंगे कि हम 4 रेप्लिका करके और वो 4 अलग अलग उस पे नोड्स पे क्या कहते हैं वो कर देगा, ठीक है। इस तरह से वो उसको डिप्लॉय कर देगा और वो पॉड क्रिएट कर देगा और वो nginx
चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट एप्लीकेशन स्पेसिफिक में जब हम क्या कहते हैं हमारे पास सपोज नोड्स 2 ही हैं या और कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी सबकी लॉगिंग हमें कहीं ना कहीं उसको स्टोर करवाना है, तो इन दैट केस हमें डेमन सेट को हम यूज करते हैं, जिससे कि हर एप्लीकेशन का एक अपना एक लॉग अलग अलग से बन जाएगा। तो इस तरह से आई थिंक अच्छा, डेमन सेट का यूज और हम कोई? लोग करते हैं। जी। ग्रुप चैट में डाला है ये अच्छा, ग्रुप जब चैट में डाला है अंदर ऑफिस में जोगिंदर है ने। ना तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। कहाँ डाला है भाई? चैट व्हाट्सएप? में डाला है ग्रुप चैट व्हाट्सएप में? शो मैसेज चैट में डाला है नहीं, सो ग्रुप मैसेज चैट इसी में शो मैसेज करिए ना। नहीं, सो नहीं मैसेज इसी में अच्छा इसी अच्छा में अच्छा। इसी सो में मैसेज Daemon set is to make sure that particular type of pod get deployed on a node। अच्छा, ठीक है। ओके, चलो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, कुछ और भी आया है। डिप्लॉयमेंट इज बेसिकली टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन एंड इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द रेप्लिका सेट। ठीक है। देखो, एक सबसे सिंपल और बेसिक डिफरेंस पता है डिप्लॉयमेंट और डेमन सेट में क्या होती है? बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि जब भी कोई डिप्लॉयमेंट करते हो ना आप, है ना, आपने क्या किया, एक डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल लिखी, ठीक है। और ये डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल जो है ना, ये मान लेता हूँ मैं जस्ट एग्जांपल, आपने बोला कि मुझे ना एक माई चलानी है, ठीक है। इस माई के लिए आपने लिखा एक डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, ठीक है। आपने बोला मुझे 2 पॉड चलानी है या फिर 4 पॉड चलानी है, ऐसा आपने बोला कि मुझे माई का इतना कंटेनर चलाना है, ठीक है। जैसे ही आपने एक कमांड चलाई kubectl apply -f डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, ठीक है। ये क्या करेगा मास्टर, और उससे पहले यहाँ पे ना इतने वर्कर चल रहे थे, ये है वर्कर 1, ये है वर्कर 2, ये है वर्कर 3 और ये है वर्कर 4, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्कर चल रहे थे। जैसे ही आपने इसको डिप्लॉय किया ना डिप्लॉयमेंट को, अब मैं यहाँ पे कमांड भी लिख देता हूँ kubectl apply -f और डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, ठीक है। ये कमांड जैसे ही आपने चलाई तो इसने 4 कंटेनर, क्योंकि आपने 4 बोले थे, तो 4 कंटेनर इसने उठाया और किसी भी एक वर्कर को पकड़ा, इस वर्कर के ऊपर में 4 कंटेनर चला दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 कंटेनर यहाँ चलेंगे 2 कंटेनर यहाँ चलेंगे। चलो मान लो चल भी गया, इसने क्या किया, 2 कंटेनर यहाँ 2 कंटेनर यहाँ चला दिए। अगली बार जब दोबारा से आपने इसको कुछ एडिट किया, मान लो अब ना बोला कि अरे यार मुझे ना वर्जन जो है, ठीक है, माई का वो अपग्रेड करना है, सॉरी, या इमेज चेंज करनी है, कुछ भी करना है, आपने दोबारा से इसको डिलीट करके दोबारा डिप्लॉय किया, ठीक है। जब आपने दोबारा भी किया ना तो हो सकता है कि इस बार उसने यहाँ यहाँ पे चला दिए या फिर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे चलाए, ठीक है। ये हो गया केस कौन सा, डिप्लॉयमेंट का। लेकिन डेमन सेट का मतलब ये हो गया, डेमन सेट, डेमन सेट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको सारे नोड्स पे चाहिए, 1 2 3 4, इन चारों पर अगर आपको चाहिए, है ना, तो उस केस में आप डिप्लॉयमेंट नहीं करोगे। उस केस में जो आप फाइल लिखोगे वो होगा काइंड इक्वल टू डेमन सेट। काइंड क्या होगा, डेमन सेट, ठीक है। ये होगा जब काइंड डेमन सेट होगा और यही सेम कमांड चलेगी kubectl apply -f daemon set.yml, तो वो क्या करेगा, चारों मशीन पे चलाएगा
सेम एप्लीकेशंस को। ठीक है, अब देखते हैं कि यार ये रियल टाइम में कहाँ पर फिट बैठता है, डेमन सेट चलाना कहाँ पर फिट बैठता है, क्यों चलाएंगे रियल टाइम में डेमन सेट। तो अभी जैसे कि अली भाई ने जस्ट मेंशन किया था लॉगिंग, है ना, लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मुझे जानना है कि वर्कर 1 पे, है ना, वर्कर 2 पे और वर्कर 3 और वर्कर 4। ठीक है, लॉगिंग और मॉनिटरिंग मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मुझे जानना है कि वर्कर 1 पे ना अभी सर्वर की स्टेटस क्या है, सर्वर पे कितना मेमोरी बचा हुआ है, क्या सीपीयू यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, उसी तरह मुझे जानना है कि वर्कर 3 पे क्या सिचुएशन है, वर्कर 4 पे क्या सिचुएशन है, वर्कर 2 पे क्या सिचुएशन है, ये मुझे जानना है। ठीक है, अब मुझे ये ऐसा जानना है तो मेरे पास क्या है ना कि मेरे पास ये क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन होती है मॉनिटरिंग जो करता है, उसका नाम है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस, ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये एप्लीकेशन ना अपने पास डाटा स्टोर करके रखती है इन सब का। ठीक है, और अपने डैशबोर्ड के ऊपर में बोलती है कि ये है डैशबोर्ड, और यहाँ पे तुम देख लो कि सर्वर 2 के ऊपर में स्टेटस क्या है, सर्वर 3 पे क्या है, सर्वर 1 पे क्या है, सर्वर 4 पे क्या है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार ये डाटा स्टोर करके तो रखती है, लेकिन इसको डाटा देता कौन है स्टोर करने के लिए, ये तो कहीं और चल रहा है, इसको कैसे पता कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या स्टेटस है ना। तो ये बोलता है कि भाई ये जो डाटा है ना, ये डाटा मैं जो जुगाड़ करता हूँ, ये जुगाड़ करता हूँ एक्सपोर्टर के थ्रू। एक्सपोर्टर क्या है, एक्सपोर्टर इज अ एजेंट who can send data to whom, who can send data to Prometheus. Exporter is a agent who can send data to Prometheus. Then only Prometheus can show the data where in dashboard, है ना। हाँ पता नहीं किसी की कोई माइक ऑन है किसी का, इसी वजह से आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपोर्टर है ना, जो भी एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर जो चलेगा मशीन के ऊपर में, ये क्या चलेगा, एज अ डेमन सेट चलेगा, ये डिप्लॉयमेंट नहीं चलेगा, ये चलेगा एज अ डेमन सेट। क्योंकि जैसे ही मैं इसको बोलूंगा कि तुम डेमन सेट हो, है ना, ये ऑटोमेटिकली सारे मशीन्स पे चलेगा। अगर मैं इसको बोल देता कि तुम डिप्लॉयमेंट हो, इस एक्सपोर्टर को मैं बोलता लेट्स डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एज अ डिप्लॉयमेंट, तब ये किसी एक मशीन पे चलता है या किसी 2 मशीन पे चलता, तो मेरे पास सिर्फ उसी 1-2 मशीन का डाटा आता। लेकिन अब मुझे सारे मशीन्स का डाटा चाहिए, तो मैं जो एक्सपोर्टर चलाऊंगा वो क्या चलाऊंगा, एज अ डेमन सेट। ठीक है, तो डेमन सेट जैसे वो चलेगा, वो ऑटोमेटिकली मास्टर जो है कुबरनेटिस का मास्टर ऑटोमेटिकली पूरे क्लस्टर में इसको फैला देगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा पूरे क्लस्टर में, किसी एक मशीन पे नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे क्लस्टर में कर देगा। और जब पूरे क्लस्टर में वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोमीथियस को डाटा मिलेगा वो पूरे क्लस्टर का डाटा मिलेगा, है ना। मुझे लगता है कि अब समझ गए होगे कि डेमन सेट और डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। कोई डाउट है किसी को? नहीं भाई क्लियर है थोड़ा। नो रोशन से क्लियर है। नहीं भाई क्लियर है थोड़ा। नो रोशन से क्लियर ठीक है, है। तो अभी ना अपने को डिलीवरी चाहिए, है ना, तो अब हम थोड़ा सा डिलीवरी पे काम करेंगे कि हमें ये डिलीवरी कैसे देनी है ना। क्योंकि यहाँ पर ना ये काम अभी तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा लिस्ट है मेरे पास जो कि ऐड होते ही जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं। हम जब एक बार इनग्रेस डाल देंगे तो हम मल्टीपल टाइप के इनग्रेस भी यूज़ करेंगे, है ना। मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, वो उसको चाहिए AWS पे और एनसिबल पे सपोर्ट, है ना। तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं दे पाऊंगा उसे क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हो, लेकिन मैं जनवरी से किसी को भी ना नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग 1 महीने में पूरी तरह से रेडी हो जाओगे अगर इस तरह के टास्क को करोगे तो, है ना। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अ, इस पे आप लोगों का फोकस चाहिए। तो आप लोग बताओ कि कौन बंदा क्या करना चाहता है ना, कौन सा टास्क आप लोगों में से
इसको उठाना चाहोगे, एज अ टीम करना चाहोगे, क्योंकि जोगिंदर भी है हमारे पास, तो अब हम लोग ज़्यादा बंदे हो गए, हम लोग 5-6 बंदे हो गए। ठीक है, 2-2 बंदे करना चाहोगे या इंडिविजुअल करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे बताओ। आप अपने अकॉर्डिंग ही असाइन कर दो टास्क में, क्योंकि सब लोग के लिए सब कुछ नया ही है, तो अपने आप थोड़ा सा देख हाँ, करके और चीजें सबसे अच्छी निकालना बात यह ज्यादा है अच्छा कि इसमें होगा। मैं आप लोगों की कोई भी मदद नहीं करूँगा, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अवनीत को और अली को, आप लोगों को मिक्स करके टास्क दूं या सिंगल सिंगल देने से भी चलेगा अवनीत भाई, है ना? तो मैं सिंगल ही दे दो यार। ये जो टास्क है ना, टास्क ए, हाँ मैं 2 लोगों को असाइन करता हूँ टास्क ए, और दोनों इंडिविजुअल काम करेंगे इसके ऊपर, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा और कोई किसी से हेल्प लेगा भी नहीं। ठीक है, तो टास्क ए जो है मैं अंकु को और अवनीत को, इन दोनों को दे रहा हूँ टास्क ए। ठीक है, तो ये आ, और टास्क बी जो है, टास्क बी में बोला जा रहा है जेनकिंस को चलाना। ठीक है, ईएफएस के ऊपर में, तो जोगिंदर ने काम किया हुआ है जेनकिंस के ऊपर में, तो मैं जोगिंदर को पहले ये टास्क दूंगा। ठीक है, टास्क बी मैं जोगिंदर को दूंगा। टास्क सी जो है, ये लैंप इन्वायरमेंट है, ये डिप्लॉय करना है, तो ये रोहित को दूंगा, क्योंकि रोहित ने अभी पीछे शायद किया था एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसने लैंप के ऊपर में, और अगर नहीं किया था तो वो गूगल करके करेगा। ठीक है, डी नंबर जो टास्क है, ये वाला टास्क मैं दूंगा इनको, अली भाई को। ठीक है, इसमें हमें गिटलैब सेटअप करना है कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर में। ठीक है, तो ये मैं एक काम करता हूँ, ये जो टास्क है इनका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और जब आप फिनिश कर लोगे ये टास्क, जब आप फिनिश कर लोगे, ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन टेक, यू नो, मीन्स लाइक अगर अवनीत और अंकु ने अपने अपने टास्क फिनिश कर लिए हैं, ठीक है, इफ़ दे वांट कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस टास्क आल्सो, दे कैन। लेकिन यार हमें 2 से 3 दिन में ही करना है ये ना, हम ऐसा नहीं कि एक हफ्ता कर लेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं है एक हफ्ता वाला, तो हम ये 2 से 3 दिन में ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम ठीक है। करता हूँ, मैं ना ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों सबके साथ में, ताकि आप लोगों को ना ये टास्क का पता चले, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े लिंक्स भी हैं कहीं कहीं पे ना, कुछ कुछ के, तो वो आसान होगा, जैसे कि ये इनग्रेस सेटअप ऑन कुबरनेटिस, तो अगर इसको समझना है तो पहले थोड़ा सा ढंग से कर समझने के लिए आप ये वाला लिंक फॉलो कर लो। ठीक है, तो आइडिया मिल जाएगा आपको कि हाँ ठीक है कैसे होता है। सबसे लास्ट जो टास्क है, टास्क, हाँ इसमें डोमेन हाँ, जिस, डोमेन जब आप आप शेयर सेटअप करोगे क्या कर कुछ, चुके होगे, जो यहाँ आपने पे मैंने डोमेन इसलिए इसमें दी बोला है हुई है आस्क मी फॉर सब डोमेन, है ना, जब आप ये काम कर चुके होगे, मान लो इन्होंने कर दिया ये काम, गिटलैब ये खोल पा रहे हैं ब्राउज़र के ऊपर में आईपी के साथ में, ठीक है, तो ये फिर मुझे बोलेंगे कि मुझे डोमेन दे दो, है ना, ये वाला। ठीक है, ताकि मैं इसको खोल दूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने बैकएंड में जाके उनकी आईपी को इस डोमेन के साथ मैप करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। शेयर्ड विद, ये शेयर्ड है आप लोगों के साथ, एक बार जरा देखना आप लोगों के साथ शेयर है क्या ये फाइल, शायद शेयर है, पता नहीं, अभी हमने
शेयर्ड है रोशनी, देख पा रहे हो ना? शेयर्ड है रोशनी है मेरे साथ। ठीक है, जोगिंदर हाँ नहीं है तो जोगिंदर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कब तक इसको फिनिश कर लेंगे? मंडे तक ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि मंडे जैसे तक ही आप ट्राई इसको करते हैं। फिनिश करोगे मैं आपको एक नया टास्क दूंगा, है ना? हमको आप कुछ ठीक है रोशन। ठीक है, तो हम ना पहले इसी तरह से ठीक है रोशन। हो सकता है कि जब हम अगली बार मिलें अगले क्लास में तो हमने बहुत सारा काम कर लिया हो कुबरनेटिस पे पहले से ही, है ना? ठीक है, क्योंकि हमें ना फिर वो टेराफॉर्म भी पढ़ना है और थोड़ा सा एंसिबल भी पढ़ना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऑटोमेशन भी पता होना चाहिए, कहीं पता नहीं कोई काम आ जाए जहाँ पर कि हमें ऑटोमेशन मांग ले, ठीक है? तो वहाँ पर हम पीछे नहीं हो कि हाँ ठीक है ये मुझे नहीं पता। एटलीस्ट एक ऑटोमेशन टूल अगर हमें पता होगी तो हम दूसरा तीसरा कोई सा भी ऑटोमेशन टूल पे काम कर पाएंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा जल्दी से फिनिश कर लेते हैं और नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जब हम मिलेंगे तो हम थोड़ा सा टेराफॉर्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना? फिर थोड़े से ना सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करेंगे, फिर हम टेराफॉर्म के थ्रू एक क्लस्टर लॉन्च करेंगे कुबरनेटीज़ का और उसके ऊपर में चीज़ों को सेटअप करेंगे कि देखेंगे कि कैसे सेटअप होती है टेराफॉर्म के थ्रू, ठीक है? ठीक है रोशन भाई बट आपने ये भी बोला था ना इससे पहले तो ठीक है रोशन भाई, बट आपने ये भी बोला था ना इससे पहले हाँ तो हाँ हाँ, आपने लेकिन ELK पहले और वो थोड़ा सा करेंगे जेंकिन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वगैरह का चीज़ मैं पाइपिंग। चाहता हूँ कि पहले फिनिश हो जाए फिर हम एप्लीकेशन में घुसे, नहीं तो फिर वो फिर पीछे आना पड़ता है तो थोड़ा सा अच्छा। दिक्कत हो जाती है। वो मॉनिटरिंग और वो जो है वो बाद में हाँ बेसिकली इसलिए